हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर को। बेसिकली छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है, बाकी इसमें रटने वाला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीड की। भाई साहब, ब्रीड क्या होती है? अगर हम अपनी देसी भाषा में समझे ब्रीड का मतलब, तो ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। नस्ल स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, सही है कि गलत है, क्योंकि हिंदी हमने छोड़ दी थी 10वीं के बाद। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीड की। तो इंग्लिश डेफिनेशन क्या बोलती है, या एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या बोलती है? बहुत ही प्यारे तरीके से एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया इसको। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल्स बाय डिसेंट। अब डिसेंट का मतलब होता है कि उनका पेरेंट्स का ओरिजिन कैसा है, ठीक है ना। एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन आर सेड टू बिलोंग टू ब्रीड, ठीक है ना। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला तो है नहीं। अब हम बात करते हैं इनब्रीडिंग की। तो इनब्रीडिंग की बात करते हैं। इनब्रीडिंग ही और आउटब्रीडिंग ही सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको हमने डिटेल में देखना है। देखो, इनब्रीडिंग होता है जब हम ब्रीड करवाएं सेम ब्रीड के अंदर, ठीक है, सेम ब्रीड के अंदर। और आउटब्रीडिंग होता है जब हम डिफरेंट ब्रीड्स चुने, ठीक है ना। आउटब्रीडिंग की भी एक टाइप होती है जिसमें हम सेम ब्रीड को चुनते हैं, वो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। इनब्रीडिंग की बात करते हैं। तो देखो, मैंने इनब्रीडिंग में तुमको बताया कि सेम ब्रीड है, जैसे ये जर्सी बुल है, बुलबा, ये मेल है, और ये जर्सी काऊ है, पर लेकिन इनकी ब्रीड तो सेम ही है ना, ठीक है ना भाई। अब देखो, इनकी ब्रीड सेम है, जर्सी है ये भी, और ये भी जर्सी है, ठीक है। तो इनब्रीडिंग में क्या होता है कि क्रॉस करवाते हैं बिटवीन सेम ब्रीड, ठीक है। देखो, इनब्रीडिंग की एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? इनब्रीडिंग रेफर्स टू मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड ऑफ 4 to 6 जनरेशन। द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी इज अलाउड टू सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स। अब तुम बताओ, सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल क्या होंगे? अगर हम कैटल की बात करें, जैसे काऊ और बफेलो हो गई, तो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो जो ज्यादा मिल्क देगी, और अगर मेल की बात करें तो जिसका जितना अच्छा सीमन होगा वो सुपीरियर मेल, सुपीरियर मेल को हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, इनब्रीडिंग का। पर इनब्रीडिंग में एक स्पेशल बात है, तुम देखो, इनब्रीडिंग जो है उसमें ब्रीड जो है वो 4 से 6 जनरेशन तक उनके पेरेंट्स जो है वो कॉमन होते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग उन्हीं एनिमल्स में होती है जिनके एंसेस्टर्स जो है वो कॉमन होते हैं 4 से 6 जनरेशन तक, ठीक है ना। और इनब्रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले एक बात याद रखो कि इनब्रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे देखो, इनब्रीडिंग से हम प्योर लाइन्स को डेवलप कर सकते हैं। ये देखो, जैसे मेंडल ने की थी पी प्लांट्स में, ठीक है ना। प्योर प्लांट्स में इनब्रीडिंग जो है वो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 2, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। अब इनब्रीडिंग जो है वो रिसेसिव जीन को भी एक्सपोज करती है, सामने लाती है रिसेसिव जीन को। जैसे तुमने क्रॉस करवाया एक इनब्रीडिंग का, जैसे मान लो जर्सी बुल को क्रॉस कराया जर्सी काऊ से, तो एक ऐसा बुल निकला इन दोनों की क्रॉस से जो इतना अच्छा बुल नहीं है, तो इनब्रीडिंग की वजह से वो एक्सपोज हो गया, तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया सिलेक्शन से कि भाई तू बाहर निकल, ब्रीडिंग प्रोग्राम से उसको बाहर कर दिया, ठीक है। तो इस अप्रोच से हम डिजायरेबल जीन को भी सामने लाते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। सुपीरियर जीन्स को हमने एक्यूमुलेट किया ना, एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, ठीक है, लेस डिजायरेबल जीन को एलिमिनेट कर दिया। देयरफॉर दिस अप्रोच लीड्स टू स्टेप इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। इनब्रीड की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। अब इनब्रीडिंग का एक ही नुकसान है सिर्फ। इनब्रीडिंग का नुकसान क्या है? वो इनब्रीडिंग अगर हम लगातार कराते हैं 4 से 6 जनरेशन तक, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि उसमें जो कैटल होती है उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी घटने लगती है 4 से 6 जनरेशन तक। मतलब तुमने लगातार क्रॉस करवाया 4 से 6 जनरेशन, पर 4 से 6 जनरेशन से पहले सब ठीक चल रहा था। 4 से 6 जनरेशन के बाद जो है वो प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, मिल्क की प्रोडक्टिविटी सब कम होने लग पड़ी। उस प्रॉब्लम को ये बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्योर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका भी तरीका है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनब्रीडिंग तो समझ आ गई कि इनब्रीडिंग में क्या होता है। क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें हम सेम ब्रीड में क्रॉस करवाते हैं, 4 से 6 जनरेशन तक एंसेस्टर्स जो है उनके कॉमन होते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। प्योर लाइन्स डेवलप होती है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है, रिसेसिव जीन को एक्सपोज करती है बाय सिलेक्शन। वो तो सिलेक्शन तो खैर हम ही करेंगे, मतलब जो ब्रीडिंग प्रोग्राम में होंगे, ठीक है। डिजायरेबल जीन्स को एक्यूमुलेट करती है। पर लेकिन अगर हम 4 से 6 जनरेशन तक लगातार इनब्रीडिंग करवाते रहे तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। ये हो गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग की। तो आउटब्रीडिंग को एनसीईआरटी ने पीछे लिखा हुआ कि डिफरेंट ब्रीड्स में क्रॉस करवाते हैं। एक ऐसा केस है जिसमें हम सेम ही ब्रीड लेते हैं, वो है आउट क्रॉसिंग, ठीक है। अब देखो, इनब्रीडिंग की टाइप्स हैं ये तीनों, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक क्रॉस या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। अगर हम बात करें आउट क्रॉसिंग की, तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है?
अब भाई साहब ये फिर तुम पूछोगे कि ये क्या भाई, फिर जर्सी बुल और जर्सी काऊ लगा दी तुमने। देखो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि स्पीसीज जो है वो सेम होती है, स्पीसीज तो खैर सेम ही होगी, सेम ब्रीड होती है, सेम ब्रीड, ठीक है। पर लेकिन इनमें जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन नहीं होते 4 से 6 जनरेशन का, मतलब ये बुल किसी और जनरेशन से आया हुआ है, मतलब किसी और पेरेंट से आया हुआ है, और ये वाली काऊ जो है वो किसी और जनरेशन से आई है, पर लेकिन दोनों की ब्रीड सेम है। जैसे ये भी जर्सी है और ये भी जर्सी बुल है, ये जर्सी काऊ है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे क्योर किया जाता है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन IBD, ठीक है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्योर भी किया जाता है। अगर हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्योर करना चाहें तो आउट क्रॉस करवा देंगे एक, किसी भी उस काऊ को हम आउट क्रॉस करवा देंगे एक बुल से जो कि डिफरेंट, जो उनके एंसेस्टर्स में कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो क्योर हो जाएगा। आउट क्रॉसिंग से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। आउट क्रॉसिंग होता है सेम ब्रीड का क्रॉस करवाते हैं पर लेकिन उनमें कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं 4 से 6 जनरेशन तक। ये देखो, एक मिनट, ये देखो ये लिखा हुआ आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग हो गया ना, आउट क्रॉसिंग का है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, दिया नहीं है, एनसीईआरटी में पढ़ लेना तुम, वो सेम ही लिखा हुआ है। अगर हम बात करें क्रॉस ब्रीडिंग की, तो देखो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, अब हम इसमें डिफरेंट ब्रीड्स लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रीड्स, सुपीरियर लेते हैं, जैसे एक ब्रीड का दूसरा सुपीरियर ले लिया और दूसरी ब्रीड का दूसरा सुपीरियर ले लिया, मतलब मेल एक ब्रीड का सुपीरियर ले लिया और दूसरी ब्रीड का फीमेल सुपीरियर ले लिया, जैसे ये कुत्ता है, ठीक है, देखो इसकी ब्रीड अलग है। और अगर हम बात करें इस वाले की, तो इसकी ब्रीड अलग है। अगर हम इन दोनों का क्रॉस बनाएं तो रिजल्ट एक हाइब्रिड निकलेगा, वो हाइब्रिड इनसे भी सुपीरियर होगा, उसके बारे में बात, उसी को हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। देखो अब ये एनसीईआरटी ने दे रखा है कि एक होती है बीकानरी ईयूस और एक होती है मेरिनो राम्स, ये शीप्स हैं दोनों, देखो शीप्स ही है ना। अगर इनका क्रॉस कराएं तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने हाइब्रिड बनाया जिसको इसको हिजारडेल बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो बीकानेरी ईयूस है ये फीमेल है, फीमेल, और जो मेरिनो राम्स है, राम्स, राम का मतलब याद रखो, राम जो है वो मेल ही होता है जनरली, तो ये मेल है, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही डिफरेंट ब्रीड्स हैं, ये भी डिफरेंट ब्रीड है, डिफरेंट ब्रीड, और ये भी डिफरेंट ब्रीड है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, CBI नहीं समझना, क्रॉस ब्रीडिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक, एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है, देखो हिसारडेल की बात करते हैं। हिसारडेल में मैंने बताया कि बीकानेरी ईयूस और मेरिनो राम से बनी हुई है, ये एक शीप की वैरायटी है, बनाई कहाँ थी, पंजाब में बनाई थी, ऊपर मैंने वही बताया जो तुमको ऊपर बताया मैंने पीछे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक क्रॉस या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में। अब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम इसकी स्पीशीज ही बदल देते हैं, देखो ब्रीड नहीं बदल रहे, ब्रीड तो खैर बदलने की बात ही नहीं कर रहे हैं, स्पीशीज ही बदल रहे हैं। जैसे ये घोड़ा है, जैसे तो ये घोड़ी है और ये गधा है, तो ये अलग अलग स्पीशीज हुई ना, तो देखो स्पीशीज ही डिफरेंट अगर हम कर दें तो ये बन जाता है इंटरस्पेसिफिक क्रॉस। अब देखो ये है फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स, और ये है मेल डोंकी, ठीक है भाई। अगर हम इनका क्रॉस कराएं तो बनता है म्यूल, म्यूल का क्वेश्चन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये इंटरस्पेसिफिक क्रॉस हो गया, देखो स्पीसीज से याद रखो कि स्पीसीज ही डिफरेंट हो गई इंटरस्पेसिफिक क्रॉस में, ठीक है ना। तो ये फीमेल हॉर्स है और ये मेल डंकी, इनका क्रॉस कराएं तो बनती है हिनी, हिनी बोल रहा हूँ, म्यूल, म्यूल बनता है, सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आ गया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, एनसीईआरटी ने भी यही लिखा हुआ है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एक मिनट भैया पेन ले दो हमको, देखो ये लिखा हुआ क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट लीड्स टू द क्रॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ म्यूल। म्यूल का क्रॉस होता है फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के। तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं सीमन को। तो क्या करते हैं कि जो ब्रीडर्स होते हैं वो सीमन को कलेक्ट कर लेते हैं और खुद ही उसको काऊ में जो है वो उसको इंजेक्ट करते हैं, जहाँ इंसर्ट करते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब ही वही होता है, आर्टिफिशियली कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि उसको फ्रोजन कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, पर लेकिन वो इतना सब एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, ठीक है ना। द सीमन इज कलेक्टेड, तो उस सीमन उस मेल से कलेक्ट करेंगे ना जो सुपेरियर होगा, ठीक है ना। तो देखो इंसेमिनेशन की बात करें तो सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल दैट इज चूजन एज ए पेरेंट। पेरेंट ये तो ठीक है ना, पेरेंट से ही चूज किया जाएगा। तो ये इन ब्रीडिंग में यही करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल सा ब्रीडर सीमन को कलेक्ट करेगा, अगर उस वक्त उसको इंजेक्ट करना होगा तो उसी वक्त कर देगा, नहीं तो उसको स्टोर कर देंगे लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस लिए होता है, क्योंकि वो कई बार नॉर्मल मीटिंग में
कई बार क्या होता है, देखो नॉर्मल मीटिंग में नहीं हो पाता है इतना अच्छा प्रोग्राम, कई बार बुल का मूड नहीं होता, कई बार गाय का मूड नहीं होता, तो नॉर्मल इंसेमिनेशन जो है उससे बहुत सारे नुकसान भी है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं MOET। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इजी सी टेक्निक है। देखो सबसे पहले तुम्हें पूछी जाती है MOT की फुल फॉर्म क्या है। देखो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम में क्या होता है, देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। एक काऊ जो है ना, काऊ को FSH हार्मोन दिया जाता है। मान लो FSH हार्मोन दे दिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, रिप्रोडक्शन में पड़ता ही है। इससे क्या होता है कि उसकी सुपर ओवुलेशन होती है। ऐसे एक एग देती थी नॉर्मल ओवुलेशन में, तो उसमें क्या होता है कि एग जो है वो बहुत ज्यादा देने लगती है। उसका नंबर है यहाँ पे देखो, 6 से 8 एग देने लग पड़ती है, ठीक है ना। फिर उस एग काऊ को जो है वो मेट किया जाता है, या तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर दिया जाएगा, या तो किसी बुल से मेट कर दिया जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो फिर क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज होते हैं तो उसको जब वो 8 से 32 सेल स्टेज पे होते हैं तो उसको बाहर निकाला जाता है नॉन सर्जिकली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सर्जिकली निकाला जाता है कि नॉन सर्जिकली निकाला जाता है। तो नॉन सर्जिकली निकाला जाता है, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है सुरोगेट मदर में। सुरोगेट मदर होती है जिससे दूसरी काउज हो गई, ठीक है ना। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन। तो वो जो जेनेटिक मदर है, जेनेटिक मदर वही हुई जिसको हमने पहले FSH दिया था, वो अनदर राउंड के लिए भी अवेलेबल होती है, ठीक है ना। तो देखो मैं तुमको एक फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। सबसे पहले काऊ है, ठीक है, उसको दिया FSH हार्मोन देने के बाद काऊ जो है सुपर ओवुलेट करेगी। सुपर ओवुलेट से वो 1 एग की जगह 6 से 8 एग्स देगी, ठीक है। एक्स देगी नहीं मतलब एक्स बनाएगी, काऊ मुर्गी थोड़ी भाई, ठीक है ना। फिर हम इस स्टेज पे जब 6 से 8 एग हो जाएंगे, इसको हम सीमन जो है इंजेक्ट करेंगे। चाहे तो वो आर्टिफिशियल कर सकते हैं, चाहे वो बुल से कर सकते हैं। तो फिर जब फर्टिलाइज हो जाएंगे एग, तो जब 8 से 32 सेल स्टेज पे आएंगे तो उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसको हम निकालेंगे, वो भी नॉन सर्जिकली, और उसको हम दे देंगे एक सुरोगेट मदर। तो एक नहीं, बहुत सारी होंगी, ठीक है। और जो सुरोगेट जो जेनेटिक मदर होगी वो अवेलेबल होगी अनदर राउंड फॉर सुपर ओवुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया MOET, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ देखो, इस टेक्नोलॉजी से हाई मिल्क यील्ड ब्रीड्स ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी लीन मीट विद लेस लिपिड मीट यील्डिंग बुलेट बनते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन कि जो MOET से बुल बनते हैं वो किस तरह से बुल बनते हैं। देखो लीन मीट विद लेस लिपिड जो है उसमें लेस होता है पर मीट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो, अब बी कीपिंग है, अब चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। बी कीपिंग क्या होती है, तुमको पता है कि बी को रखना और क्या, मधुमक्खियों को रखना। मधुमक्खियों को रखने को बोलते हैं हम एपीकल्चर, पहली बात, ठीक। मधुमक्खियों को रखते हैं हम हनी की प्रोडक्शन के लिए। हालांकि हनी जो है वो ट्रू प्रोडक्ट नहीं है इसका। हनी की अगर हम बात करें तो हनी जो है वो ट्रू प्रोडक्ट नहीं है इसका, बी का। इसके बारे में डिटेल में आप अगर पढ़ना चाहो तो आपको बता सकते हो मुझे पर, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है। हनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनकी डांसिंग मूवमेंट्स भी होती हैं, बहुत सारे काम करती है हनी, पर लेकिन हमारे सिलेबस में वो सब नहीं है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ हनी के बारे में ये है कि जो इंडियन हनी भी है ना, उसका नाम एपिस इंडिका है। देखो इंडिका लिखा हुआ लास्ट में, तो ये एपिस इंडिका नाम होता है, ठीक है। इसको बहुत सारी चीजों के लिए लोग पालते हैं, पर लेकिन यहाँ लिखा हो कि जो बी कीपिंग है वो लेबर इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस का मतलब क्या होगा, मतलब उसको ज्यादा वर्कलोड की जरूरत नहीं है। आप इसको अपने बरांडा में भी लगा सकते हो और भी तरह तरह की जगह पे लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी, नॉलेज चाहिए होगी बीज की। सिलेक्ट सूटेबल लोकेशन चाहिए होगा। फिर लेकिन उसने लिखा है मैनेजमेंट भी चाहिए उनकी डिफरेंट सीजन पे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे पॉलिनेटर्स भी होते हैं। ये देखो, बीज ऑफ अवर क्रॉप्स, बीज जो है वो अच्छे पॉलिनेटर्स भी होते हैं। सच एज किस किस फ्लावर्स पे वो पोलन जो है वो पॉलिनेशन करवाते हैं, बोलते हैं सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पियर। ये देखो ब्रेसिका, सनफ्लावर, एप्पल एंड पियर, ठीक है। तो इनकी जो है वो करवा देते हैं पॉलिनेशन। तो अगर हमें, तो इनका भी बेनिफिशियल हो गया, वो प्लांट का भी बेनिफिशियल हो गया, बीज का तो बेनिफिट हो ही रहा है, बदले में नेक्टर तो मिल ही रहा है फ्लावर से। अब हम बात करते हैं फिशरीज की। तो फिशरीज में हमारी एनसीईआरटी में ज्यादा देखे नहीं रखा। फिशरीज में तुम्हें बस एक बात याद हो, सबसे पहले इनको तो याद ही करना है, कैटला रोहू। देखो एक होता है पिसिकल्चर, ठीक है, पिसिकल्चर, और एक होता है एक्वाकल्चर। पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर में डिफरेंस क्या होता है, पिसिकल्चर में होता है सिर्फ फिशेस की रीडिंग, ठीक है।
अगर हम सिर्फ फिशेस की रीडिंग की बात करें, अगर सिर्फ हम मछली पकड़ने की बात करें तो उसको हम पिसीकल्चर में लेंगे। अगर हम बात करें एक्वाकल्चर की, क्या होती है एक्वाकल्चर? देखो एक्वाकल्चर जो होता है वो होता है मछली के साथ साथ जो भी समुद्र में मिल रहा है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कॉमन क्रैब है, चाहे वो लोग और भी खाते नहीं वो केकड़े वेकड़े, वो सब झींगा विंगा मछली सब इसमें आ जाती है, उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात करें, जितने भी समुद्री है एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट्स, उसको पकड़ना, उसकी रीडिंग करना, उसको सेल करना, उस सबको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। और पिसीकल्चर में स्पेसिफिक फिशेस की बात करते हैं, ठीक है। और फिशरीज से जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन आया, ब्लू रेवोल्यूशन मतलब ये वाटर वाला है, फिशेस नहीं कह सकते तुम, वाटर वाला, ठीक है। एक ये बात याद रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन तो फिर तुमको पता ही है कि वो प्लांट्स वाला है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि कुछ कुछ फ्रेश वाटर फिशेस है जिनके नाम तुमको याद रखने हैं। कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ठीक है। ये क्रैब नहीं है, कार्प है, ठीक है, कार्प। ये है फ्रेश वाटर फिशेस। और कुछ मेराइन फिशेस भी हैं जैसे हिल्सा, सार्डिन, मैकरल्स, पॉम्फ्रेट्स, ये सब ये मेराइन फिशेस हैं। पॉम्फ्रेट्स बहुत बिकती है, आपको पता भी होगा, ठीक है। इन सबको तुम्हें याद रखना है। ये फिशरीज के बारे में ज्यादा डिटेल में दिया नहीं है, आगे बस फालतू का ज्ञान दिया कि फिशरीज बनाने से हमारे बहुत सारे लोगों को काम मिला, ये वो। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है। थैंक यू।